जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था उसको एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं या फिर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 को रिकॉल करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जाना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, फूड वेब को जाना और ये भी जाना कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बेसिस क्या थे क्लासिफिकेशन के और उसको किसने क्लासिफाई किया था, यानी कि RH वाइटेकर ने क्लासिफाई किया था। हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे और आज उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमारे टॉपिक्स क्या हैं? पार्ट 2 में हम लोग करेंगे किंगडम मोनरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वायरस, और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जब भी हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब होता है स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उसको हम बोलते हैं किंगडम मोनरा। देन दीज आर यूनिसेलुलर, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। ठीक है। दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनके पास और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। फर्स्ट लेक्चर के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए। नो न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। देन न्यूट्रिशन, इनके अंदर न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनरा के अंदर ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ ऐसे जो हेट्रोट्रॉफिक हैं जो खाना लेंगे प्लांट्स या फिर एनिमल से। देन इसका एक मेजर मेंबर है किंगडम मोनरा में। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात होगी तो वो होता है बैक्टीरिया। आप ऐसे बोल सकते हैं कि किंगडम मोनरा की जो फैमिली है, ये जो ग्रुप है, ये जो संगठन है, इसका मेजर फैमिली मेंबर वो बैक्टीरिया ही है। मतलब अगर जब भी हम कभी बात करते हैं किंगडम मोनरा की तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए बैक्टीरिया के बारे में। फिर और भी पढ़ेंगे बट बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? स्कैवेंजर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड और डिकेइंग, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड ऑन करे, वहां से अपना फूड इनटेक ले, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। देन बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। किंगडम मोनरा का जो मेन मेंबर है दैट इज बैक्टीरिया, उसको भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत पुराना। प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई दो टाइप्स में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देन द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बोला कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोट। तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल कहां पे मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म में। याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स, ये एज इट इज एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरलाई एंड विब्रियो। एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम बहुत डिस्कशन करेंगे किंगडम मोनरा में। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का। तो उसके बारे में वो बोलता है कि शेप के बेसिस पे हमने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन कर दी बैक्टीरिया की। और वो क्लासिफिकेशन क्या है? जब वो यहाँ पे बोलता है कोकाई, इसका मतलब होता है स्फेरिकल। अगर बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है, वो स्फीयर शेप्ड है, तो उसको बोलते हैं कोकाई। और अगर रॉड शेप्ड है
तो उसको बोलते हैं बैसिलस। अगर रॉड शेप बैक्टीरिया होगा तो उसको बोलेंगे बैसिलाई। एंड इफ इट इज स्पाइरलम शेप्ड, यानी कि अगर ऐसे है, स्पाइरल है, तो इसको बोलते हैं स्पाइरलाई। ठीक है, अगर स्पाइरल शेप में है बैक्टीरिया। एंड विब्रियो इज व्हाट? विब्रियो इज कॉमा शेप्ड। तो आपने देखा एक बैक्टीरिया की शेप के अंदर कितनी सारी वेरिएशंस हैं। कोई स्फेरिकल शेप में है, कोई रॉड शेप में है, कोई कॉमा की शेप में है, और कोई स्पाइरल स्ट्रक्चर है। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ ग्राम स्टेनिंग बाय क्रिश्चियन ग्राम। ये ग्राम स्टेनिंग क्या है? क्रिश्चियन ग्राम ने एक ग्राम स्टेनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की थी। एक स्टेन बनाई उन्होंने जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग करके देखा। तो दो टाइप के बैक्टीरिया आए वहां से निकल के। जिन बैक्टीरियाज ने वो स्टेनिंग इनटेक कर ली, वो स्टेन इनटेक कर लिया, उनका कलर हमें ब्लू या फिर पर्पल अपीयर होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। जिस भी बैक्टीरिया ने वो इनटेक कर ली स्टेन, उसका कलर हमें ब्लू या पर्पल मिलेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, और उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कोई भी बैक्टीरिया वो कलर इनटेक नहीं कर पाया, वो कलर नहीं ले पाया, उसका कलर हमें मिलता है पिंक। उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग करने के बाद जब भी आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो जिनका कलर ब्लू या फिर पर्पल हमें मिल रहा था, हमने उनको बोला कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्योंकि वो स्टेन ले पाए। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो हमें पिंक दिखे क्योंकि वो स्टेन नहीं ले पाए। तो दिस वाज ग्राम स्टेनिंग बाय क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, then here you can see the diagrammatic view of the bacteria on the basis of its shape. कोकाई में आप स्फेरिकल शेप देख रहे हैं, बैसिलस आर रॉड शेप बेसिकली, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। देन हेयर इज द स्पाइरला, स्पाइरलम शेप्ड, ये देखिए। ठीक है, और ये है कॉमा शेप्ड विब्रियो। तो ये चार टाइप की डिवीजन कर दी बैक्टीरिया की उसकी शेप के बेसिस पे। देन हेयर इज नोस्टॉक एंड द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया। नोस्टॉक क्या चीज है ये जानते हैं। यहाँ पे लिखा है नोस्टॉक। जब भी हम किंगडम मोनरा पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। which is also known as BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA का मतलब क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, वैसे इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। नोस्टॉक इज अ टाइप ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया जो किंगडम मोनरा का ही मेंबर है। इसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? These are nitrogen fixing cells. नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। नोस्टॉक का काम क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि सॉइल के अंदर प्लांट्स यूज कर सके। जहां पे भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है और प्लांट्स वहां पे ऐसे ग्रो कर रहे हैं जिनको नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नोस्टॉक का काम ये होता है कि वो सॉइल के अंदर उस फॉर्म में नाइट्रोजन को ले आएगा जिस फॉर्म में प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोसिस्ट टाइप ऑफ सेल्स इन नोस्टॉक व्हिच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये था साइनोबैक्टीरिया, और ये है बैक्टीरिया। या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। किंगडम मोनरा में आपने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल किया बैक्टीरिया, एक किया साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और एक और एग्जांपल है, यहीं पे लिख देते हैं, फर्स्ट इज बैक्टीरिया देन साइनोबैक्टीरिया, और एक और एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा
सेल वाले चैप्टर में किया था माइकोप्लाज्मा, याद है? इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, जिसको हमने पीपीएलओ भी बोला था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनरा. नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के फीचर्स जानते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स. ये भी यूनिसेलुलर है किंगडम मोनरा की तरह ही, ओनली सिंगल सेल. ठीक है, बट दीज आर यूकैरियोट्स. इंपॉर्टेंट है ये. किंगडम मोनरा में आपने पढ़ा स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, बट वहां पे था प्रोकैरियोट्स और यहाँ पे है यूकैरियोट्स. दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यही तो पॉइंट है जो याद रखने हैं. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. देन इनका न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक, होलोफिटिक एंड पैरासिटिक. आप किंगडम मोनरा के साथ डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ एक अंतर बिठाने की कोशिश कीजिए. किंगडम मोनरा में न्यूट्रिशन कैसा पढ़ा था आपने? ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक. वहां पे हमने बोला था कि वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, बट ऐसे भी हैं जो खाना खुद नहीं बना सकते, दे कांट मेक देयर ओन फूड. बट यहाँ पे आप देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन है. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू इनटेक whole, solid or liquid food. और organic material. सॉलिड और लिक्विड फूड इनटेक करना, जिसके अंदर इसका मेन मतलब ये है कि फूड इनटेक करना, उसके बाद एक प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस होगा. आपने फूड को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ और फिर ईजेस्ट भी हो गया. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो गया. तो ये प्रॉपर होलोजोइक प्रोसेस है फूड इनटेक का. होलोफिटिक में क्या होता है? होलोफिटिक का बेसिकली मतलब है दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड. बेसिकली दे आर ऑटोट्रॉफ्स. बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही खाना बना सकते हैं. दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. दे कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई कह रहा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब क्या होता है? दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म by living on or inside the host organism. पैरासिटिक को एक्सप्लेन करते हैं. अगर कोई कहता है कि न्यूट्रिशन पैरासिटिक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटिस्टा है दैट विल लिव इन और इनसाइड, लिव ऑन और इनसाइड द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिव ऑन, इसको स्ट्रेट लिखते हैं. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोटिस्टा विल लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर रहकर उससे फूड इनटेक करना, यानी कि बेसिकली उसका ब्लड सक करना या फिर उसकी एनर्जी लेना, इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी को हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. होस्ट मतलब बेसिकली उसका घर. प्रोटिस्टा के लिए वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बन गया है? घर बन गया ना. उसके अंदर रह रहा है वो या फिर उसके ऊपर रहता है. बेसिकली उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक करता है वो.
सो दिस इज होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इसका एग्जाम्पल एक ये है, आपने डॉग्स के ऊपर टिक्स देखे होंगे. टिक्स वो बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उन टिक्स के पास. वो क्या करते हैं, वो ब्लड सक करते हैं डॉग के स्किन में से. वो उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और बिल्कुल अपने चिपके रहते हैं उनकी स्किन पे, और वो ब्लड सक कर रहे होते हैं. तो वो उनका फूड इनटेक है टिक्स का. तो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. गॉट इट. चलिए आगे चलते हैं. पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज. क्योंकि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या फिर उनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे. तो ये इन्फेक्शियस फॉर्म्स हैं, ये इन्फेक्शियस फॉर्म्स हैं, तो ये डिजीजेस भी कर सकते हैं एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस के अंदर. दे कैन कॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस. ठीक है. इंट्रासेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट. ये क्यों है पॉइंट, इंट्रासेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना आपने, यूकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट्स हैं तो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं. रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? फर्स्ट लेक्चर से रिलेट कर पा रहे हैं सेल वाले से? इंट्रासेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो काम डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनेलीज में आराम से. अगर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में काम डिवाइड हो गया है तभी तो हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है. हर एक ऑर्गेनेली अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो उसको काम दिया गया है. जिसने प्रोटीन बनाना है वो प्रोटीन बनाएगा, जिसने प्रोटीन को पैक करना है वो प्रोटीन को पैक करेगा, जिसने ये चेक करना है कि सेल की डेथ होनी, अभी सेल डेथ होने वाली है नहीं होने वाली है, वो चेक करेगा. तो मतलब हर कोई अपना काम कर रहा है. जिसको लिपिड सिंथेसाइज करना है वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, जिसको एटीपी बनाना है वो एटीपी बनाएगा. तो मतलब हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन डिवाइड है. दैट इज वाई डिविजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट. ये यूकैरियोट से रिलेट कर पा रहे हैं आप? अभी हमने किंगडम मोनरा पढ़ा, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था बिकॉज दैट इज प्रोकैरियोट, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं थी. गॉट इट. नाउ सूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया फॉर द लोकोमोशन. प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स हैं लोकोमोशन के लिए. पहला है सूडोपोडिया, फ्लैजेला या फिर सीलिया. अब ये सूडोपोडिया का मतलब क्या है? सूडो मतलब होता है फॉल्स. फॉल्स मतलब झूठ. पोडिया मतलब फुट और पैर, यानी कि फॉल्स फीट है इसके पास, फुट और फीट. इसको बोलते हैं सूडोपोडिया. देन फ्लैजेला और सीलिया फॉर द लोकोमोशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस. प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, उनके स्किन के थ्रू होगा. ठीक है. देन एक्सक्रीशन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और बॉडी सरफेस. इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, या तो उसके थ्रू होगी एक्सक्रीशन या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू. ठीक है. इज दिस क्लियर? आई थिंक सो इट इज. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये डायग्रामेटिक व्यू है. अभी हमने बोला कि सूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया तीन मोड्स हैं, तीन अवेलेबल हमारे पास ऑर्गन्स हैं या फिर कह लीजिए सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू लोकोमोशन शो करते हैं प्रोटिस्टा के मेंबर. तो जानते हैं सूडोपोडिया के बारे में. ये सूडोपोडिया, दिस इज फॉल्स फीट. ये आपको अमीबा के अंदर दिख रहा है फॉल्स फीट, जिसके थ्रू लोकोमोशन हो सकती है. अमीबा कैन वॉक एंड कैन इनटेक इट्स फूड, अपने खाना लेने के लिए या फिर शेल्टर के लिए, वट एवर, फॉर ऑल दैट पर्पसेज अमीबा कैन यूज इट्स सूडोपोडिया. पैरामीशियम के अंदर आपको ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं सीलिया. पैरामीशियम के अंदर सीलिया हेल्प करते हैं उसको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में. पैरामीशियम के अंदर सीलिया हेल्प कर रहे हैं. और यूग्लिना के अंदर फ्लैजेलम. ये लंबा सा आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फ्लैजेलम. ठीक है. तो तीन एग्जांपल तो यहीं से हो गए प्रोटिस्टा के आपके. पहला है अमीबा जिसके पास सूडोपोडिया है. सेकंड इज
पैरामीशियम जिसके पास सीलिया है, एंड थर्ड वन इज यूग्लिना जिसके पास फ्लैजिला है। ओके तो ये थे 3 एग्जांपल्स प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब एक पेरेंट सेल या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। बाइनरी का मतलब 2। जब 2 डॉटर सेल्स बना देगा तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। एंड एग्जांपल है लिशमैनिया। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पार्ट 1 में आपने साइंटिफिक नेम के बारे में जाना था, नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना था, और तब मैंने बोला था कि साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में होता है और अंडरलाइंड होता है। तो ये इटैलिक्स में लिखा है लिशमैनिया। लिशमैनिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन दिखती है और ये साइंटिफिक नेम है इसका, तभी ये इटैलिक्स में है और अंडरलाइंड है। ठीक है। देन मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे बाइनरी फ्यूजन में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ने डिवाइड होकर 2 ही डॉटर सेल्स बनाए, इसमें 2 से ज्यादा बन जाएंगे, मोर देन 2 डॉटर सेल्स। मोर देन 2 डॉटर सेल्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन और बडिंग। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम के बारे में छोटा सा डिस्कशन और करते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये प्रोटिस्ट है, याद रखना है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। प्लाज्मोडियम के कारण ही हमें मलेरिया होता है। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन हो रही है या फिर बडिंग हो रही है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय सिनगैमी और कॉन्जुगेशन। सिनगैमी क्या है? सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी में जब एक एग फीमेल से आएगा और स्पर्म मेल से आएगा, और जब इनकी फ्यूजन हो जाएगी यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो बनता है जायगोट। इसको बोलते हैं सिनगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो सिनगैमी होगी या फिर होगी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? जैसे ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक ट्यूब बनाएंगे और ट्यूब के थ्रू ये जीन ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे में जीन ट्रांसफर होगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स हैं, या तो सिनगैमी या फिर कॉन्जुगेशन। सो देयर आर 2 मोड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनगैमी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें एग और स्पर्म की फ्यूजन हुई, जायगोट बन गया। और कॉन्जुगेशन में एक ट्यूब बनती है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उन ट्यूब्स के थ्रू जीन ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देन वी हैव किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी तक आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते आए हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। नाउ हियर वी हैव मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन 1 सेल, एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं तो मल्टीसेलुलर होंगे ना। एंड यूकैरियोट्स मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। सेल वॉल है इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था सेल वाले में, कि फंजाई की सेल वॉल कौन से मटेरियल की होती है। याद करें, अब मैं तो लिखवा ही रही हूं यहाँ पे, बट खुद भी याद करने की कोशिश करें। काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। Then the next point is nutrition is saprophytic. आपने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया? सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है कि दे फीड ऑन लिविंग मैटर। जो फंजाई है सेप्रोफिटिक में होता है, फंजाई विल फीड ऑन
dead decaying matter. ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा फंजाई उसके ऊपर फीड ऑन करेगी, तो इसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में या तो ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर रहता है। सेप्रोफिटिक में दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी डेड है, ठीक है, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डिकेइंग स्टेज में है, तो उसके ऊपर फंजाई एग्जिस्ट करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये था सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट्स टर्म्ड एज हाइफी। जो फंजाई होती है ना, वो कुछ फिलामेंट्स की बनी हुई होती है। जब आप उसको देखते हो, स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ फिलामेंट्स, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफी। और ये हाइफी एक नेटवर्क बना लेती है, एक जाल बना लेती हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, हाइफी एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको बोलते हैं नेटवर्क, और उसको बोलते हैं माइसीलियम। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से। फंजाई जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगी, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर एक फंजाई है तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, 2 फ्रेगमेंट्स बन गए तो 2 डिफरेंट फंजाई एग्जिस्ट कर सकती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, इसमें कुछ सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दिस इज फंजाई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि फंजाई जो है दैट शोज म्यूचुअलिज्म क्या? सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स। इसको स्टडी करते हैं, म्यूचुअलिज्म। symbiotic association, I'm sorry, दिस इज म्यूचुअलिज्म। इसमें ये होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब ये है कि 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पे दोनों को फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है। फंजाई एंड एल्गी, तो फंजाई एंड एल्गी एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है। तो इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अब मैं बताती हूँ वो क्या। इसमें फंजाई को देखिए, लाइकेन की अगर बात करते हैं, फंजाई क्या काम करता है इसमें? फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर, रहने की जगह देगा वो। शेल्टर का मतलब क्या? रहने की जगह देगा। तो फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर और एल्गी एक फोटो ऑटोट्रॉफ है, वो खाना खुद बना सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एल्गी क्या करेगा? एल्गी विल प्रोवाइड फूड, एल्गी विल प्रोवाइड फूड। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। फंजाई ने उसको रहने की जगह दे दी, एल्गी ने उसको खाने के लिए खाना दे दिया। तो ये हो गया सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी कि म्यूचुअलिज्म। और इसका एग्जाम्पल है उसनिया या फिर असनिया। ठीक है, और ये साइंटिफिक नेम है तो इसलिए फिर इटैलिक्स में लिखा हुआ है और अंडरलाइंड है, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स।
स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड इंडिकेटर्स। जहां पे भी पॉल्यूशन होगा या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, वहां पे लाइकन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जहां पे पॉल्यूशन है, लाइकन्स वहां ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज फैक्ट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं फंजाई के। अच्छा, ये आपको साइड में एक फोटो दिख रही है, ये पता है क्या है? मशरूम है ये। यस, आप मशरूम खाते हैं ना, दैट इज फंजाई। वो एक फंजाई है जो मशरूम आप खाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल है एस्परजिलस। ये सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है, तभी ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं और अंडरलाइंड है, याद रखना है। एस्परजिलस एक ऐसी फंजाई है जिससे एक टॉक्सिन मिलता है, या फिर ये टॉक्सिन रिलीज करती है, ऐसे बोल सकते हैं, अफ्लाटॉक्सिन। ये कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है। देन पेनिसिलियम, आपको याद है एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, याद है? तो वो कौन सी फंजाई से मिलती है? उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम, जिससे हमें एक एंटीबायोटिक मिलती है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। देन वी हैव एगैरिकस। एगैरिकस इज एन एडिबल मशरूम। जो मशरूम आप खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम है एगैरिकस। तो मेंजिफेरा इंडिका, ट्रोटिकम एस्टाइवम, उसके अंदर एक और एडिबल चीज डाल लीजिए, एगैरिकस, विच इज मशरूम, जो मशरूम आप खाते हैं। देन अमानिता। अमानिता इज अ टाइप ऑफ अ फंजाई जो कि पॉइजनस है। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप्स की आपको फंजाई बता दी। एस्परजिलस जो टॉक्सिन रिलीज करती है, एफ्लाटॉक्सिन, इट इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन है। देन पेनिसिलियम, जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलिन। एगैरिकस एडिबल मशरूम का नाम है, जो मशरूम आप खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम है एगैरिकस। देन अमानिता, इट इज अ पॉइजनस फंजाई। देन वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, बहुत ही इजी है, आर.एच. वाइटेकर, यहाँ पे लिखा है वाइटेकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज द स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आर, एज इट इज स्टेटमेंट थी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का फीचर कौन सा नहीं है इनमें से? सॉरी, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, लीव दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। फंजाई का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है इसमें? फंजाई के फीचर्स अभी हम पढ़ के आए हैं। सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, सही है, काइटिन की बनी हुई है उनकी सेल वॉल। सेकेंड इज फिलामेंटस माइसीलियम इज प्रेजेंट, ऑफ कोर्स। क्या बोला था मैंने? फिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइफी। और हाइफी जब एक जाल बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ये भी हो गया सही। थर्ड इज कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था? सेप्रोफिटिक। तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे भाई, वो ऑटोट्रॉफ्स तो है ही नहीं, ये गलत है। एक और पढ़ लेते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ये सही है। तो आंसर इज दिस। उसने बोला था कि फीचर कौन सा नहीं है, नॉट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका ये है कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते, कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि गलत, फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी आउट करते क्योंकि उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? सेप्रोफिटिक। गॉट इट? नेक्स्ट, वायरसेस। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं। टर्म वायरस किसने दी है? टर्म वायरस वाज गिवन बाय बिजरिंग, याद रखना, ठीक है। एंड वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। ऐसे ही हमने स्टडी ऑफ टिश्यूज पढ़ा था, क्या था? हिस्टोलॉजी। ठीक है, रिकॉल करते रहे ना आप, आपके लिए अच्छा है।
आपकी रिवीजन हो रही है, आप याद करते रहिए, अच्छा ऐसा कौन सा मैंने पढ़ा था एक और, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद करेंगे। तो ठीक है, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, दीज आर नॉन लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग बॉडीज। नॉन लिविंग कैसे? अगर ये ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इनके पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट, तो इसलिए हम इनको नॉन लिविंग बोलते हैं। पर जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे, यानी कि अगर मेरे अंदर कोई वायरस आ जाता है तब वो लिविंग हो जाता है और वो मेरी बॉडी की जो मशीनरी है उसको ओवरटेक कर लेगा। उसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है, वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बन रही, पर जैसे वो मेरी बॉडी में आएगा वो मेरी बॉडी के मैकेनिज्म को ओवरटेक कर लेगा, सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा और तब वो लिविंग हो जाता है। अगर वो इनसाइड है होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के, देन इट इज टर्म्ड एज लिविंग। ठीक है, अगर वो चला गया ना होस्ट के अंदर तब उसको लिविंग बोल देंगे। उसका खुद का कोई मशीनरी नहीं है उसके पास, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को ओवरटेक करता है, वहीं से एनर्जी लेता है और उसी से फूड लेकर जीता है। ठीक है, इट इज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है पैरासाइट। पैरासाइट बताया था ना, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया then it will be convert into living and it is an intracellular parasite. I'm sorry. Crystal like forms outside the host. अगर आप होस्ट के बाहर इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे तो क्रिस्टल की तरह दिखता है ये, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्रिस्टल की तरह दिखेगा। Then it is discovered by Ivanovsky in infected tobacco plant. टोबैको प्लांट था, एक टोबैको प्लांट था, उसको मोज़ैक वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ था। उसके अंदर इवानोवस्की ने जब स्टडी किया उस प्लांट को, टोबैको प्लांट को, तब उसके अंदर उनको टोबैको मोज़ैक वायरस मिला। तो टोबैको प्लांट को टोबैको प्लांट वाज इन्फेक्टेड बाय मोज़ैक वायरस। तो जब ऐसे टोबैको प्लांट को स्टडी किया ना इवानोवस्की ने, तो वहां पे उसको वायरस मिला, ये टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, याद रखना है, डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की इन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट एंड द टर्म वाज गिवन बाय बिजरिंक। साइज इनका होता है 10 to 300 माइक्रोमीटर्स, 10 से 300 माइक्रोमीटर का साइज मिलता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस है वो 20 माइक्रोमीटर का है और द लार्जेस्ट वन नोन टिल डेट इज पॉक्स वायरस विच इज 300 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, ये एज इट इज फैक्ट की तरह याद रखेंगे। लार्जेस्ट वन इज पॉक्स वायरस 300 माइक्रोमीटर्स। वायरस की बहुत सारी शेप्स और साइजेस हैं, यहाँ से आप रेंज पता कर लो, 10 से लेके 300 माइक्रोमीटर की रेंज में बहुत सारे टाइप के साइजेस के और शेप्स के वायरस आपको मिलेंगे। एंड इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन में भी फ्रेम होके आती है एज इट इज। व्हाट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो आपको आंसर मार्क करना होता है वायरस। ऐसा क्यों है कि लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है? अभी हमने बोला कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर वो नॉन लिविंग है, उसके पास खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको, outside host organism नॉन लिविंग है, उसके खुद के एंजाइम्स भी नहीं है, एंजाइम्स एब्सेंट, उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, वो जस्ट एक क्रिस्टल की तरह पड़ा हुआ है होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एंजाइम्स एब्सेंट। इसलिए इसको ए सेलुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ना हो
that is termed as acellular organism. Acellular organism. तो आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म वो नॉन लिविंग है, क्रिस्टल फॉर्म में है, और एंजाइम्स कुछ नहीं है उसके पास अपना, ना एनर्जी बना सकता, ना खाना खा सकता, कुछ नहीं भाई, क्रिस्टल की तरह पड़ा हुआ है बाहर, और उसको एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बट जैसे ही वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो वो उसकी मशीनरी को इनटेक कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, सॉरी, मेरी मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा, मेरे सारे प्रोसेस को अंडर कंट्रोल कर लेगा, खुद उस पर काम करने लग जाएगा, मेरी एनर्जी कैसे बन रही है, मेरा फूड इनटेक क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वट एवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इट विल ओवरटेकन बाय वायरस। तो वायरस जब तक बाहर है तब तक कुछ नहीं कर सकता, बट जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है फिर वो खतरनाक हो जाएगा और तहस नहस मचा देगा, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ एन ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ का कारण बन सकता है वायरल इन्फेक्शन। तो आगे चलते हैं। देन स्टानली ने रीडिस्कवर किया था टोबैको मोज़ेक वायरस को। इवानोवस्की ने तो ये डिस्कवर किया कि जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज है वो एक वायरस के कारण है। उस वायरस को निकाला किसने, रीडिस्कवर किसने किया, रिकवर किसने किया, स्टैनली ने। स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस को रिकवर किया। इसको हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म में टोबैको मोज़ेक वायरस को TMV भी बोलते हैं। ठीक है, एंड स्टैनली को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1946 में। ये एज इट इज फैक्ट है, इसको याद ही करना है। नोबेल प्राइज है 1946, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जस्ट एज एन फैक्ट। ठीक है, तो ये था टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। देन यू हैव अ डायग्रामेटिक व्यू। जो आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस का ही है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड दैट इज बैक्टीरियोफाज। मैं अभी बताऊंगी आपको बैक्टीरियोफाज क्या होता है। पहले ये जान लीजिए कि जो वायरस है वो बेसिकली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वायरस दो चीजों का बना हुआ है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में DNA होगा या फिर RNA होगा, वो डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, कोई RNA वायरस है, कोई DNA वायरस है। तो न्यूक्लिक एसिड उसका जेनेटिक मटेरियल है, आइदर DNA और RNA। ठीक है, और प्रोटीन भी ना उसके पास 94% उसके जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर प्रोटीन ही है। सिर्फ न्यूक्लिक एसिड तो सिर्फ 6% है, सिर्फ 6% न्यूक्लिक एसिड है। तो जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहर, कवरिंग देख रहे हैं कैप्सिड, इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं, और ये एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। कैप्सोमियर इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये जब ढेर सारे कैप्सोमियर्स अरेंज हो गए तो इन्होंने बना दिया कैप्सिड। और यहाँ पे TMV जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके अंदर RNA है जेनेटिक मटेरियल, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ 6% है एज कम्पेयर टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो अब कितना बड़ा है। तो 94% प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड सिर्फ 6% है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी याद रखना है कि TMV में, टोबैको मोज़ेक वायरस में, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। ठीक है, वो आप देख रहे हैं बैक्टीरियोफाज। मैंने बोला था बैक्टीरियोफाज क्या होता है। अब ये वायरस है ना, वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है ना, अगर बैक्टीरिया को खा रहा है, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला जो वायरस होगा उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरिया जिससे हम डरते हैं, हम बोलते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा वायरस ने। तो वायरस, वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन दे दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, ये उसका हेड है, दिस इज कॉलर, दिस इज नोन एज शीथ, एंड दिस इज टेल फाइबर्स। तो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू फॉर बैक्टीरियोफाज एंड दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके,
Then we have questions for virus. It is difficult to kill viruses because, मुश्किल क्यों है वायरस को मारना? वायरल इन्फेक्शंस थोड़े मुश्किल होते हैं क्योर करने, या फिर उनका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्यों है? Because they consist of a tough protein coat, are very small in size, lack cellular structure, spend a lot of time inside host cell. मेन पॉइंट है कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर. कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ना, अगर उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा तभी तो आप उसे मार सकते हैं. मान लीजिए जैसे आप नॉर्मल एक प्रोकैरियोट के एग्जांपल, यूकैरियोट के एग्जांपल ले लीजिए. अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? वो एनर्जी बनाएगा, एटीपी सिंथेसाइज करेगा. गॉट इट? अगर उसका एनर्जी बनाने का प्रोसेस नहीं है, इसके पास कोई अपने एंजाइम्स नहीं है, ये कोई फूड इनटेक नहीं कर रहा, कोई एनर्जी नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा है, इसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, बाहर एक क्रिस्टल की तरह पड़ा हुआ है, तो फिर आप उसको क्या ही मारेंगे? आपको पता ही नहीं उसको कैसे, उसकी मशीनरी को कैसे खत्म करना है, उसके पास कोई मशीनरी ही नहीं है, तो उसको मारने का तरीका नहीं पता है हमें, बिकॉज इट डजंट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर. उसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम उसको मार नहीं पाते. ठीक है. हु कॉइन्ड द टर्म वायरस? वायरस टर्म किसने कॉइन की थी? बिजरिंक ने. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज हमने पार्ट 2 कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स का. तो इसके अंदर हमने किंगडम मोनरा को डिस्कस किया. हमने बोला कि बैक्टीरिया उसका एक मेजर फैमिली मेंबर है. फिर हमने साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ा और हमने माइकोप्लाज्मा भी स्टडी किया. ये मोनरा के एग्जांपल्स हो गए. फिर हमने प्रोटिस्टा किया. प्रोटिस्टा में एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना और उनके डिफरेंट लोकोमोशन मूवमेंट के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स उनके पास हैं उसके बारे में बताया. हमने किंगडम फंजाई भी स्टडी किया. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ये जानी कि मशरूम जो आप खाते हैं वो एडिबल फंजाई है, उसका नाम है अगैरिकस, जो उसका साइंटिफिक नेम है. ठीक है. फिर हमने वायरस भी स्टडी किया. वायरस हमने जाना कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जस्ट एक क्रिस्टल फॉर्म की तरह है, और जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वो उसकी मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है. क्योंकि वो एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है तो उसको मारना मुश्किल हो जाता है. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स का पार्ट 2. बने रहिए हमारे साथ. नेक्स्ट लेक्चर्स में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए पूरे जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अपनी हैंडराइटिंग में और फंडाज और ट्रिक्स लिखकर. जैसे मैंने वो आपको किंगडम फाइलम क्लास वाला बताया था, केपीसी ऑफगस, जो भी फंडाज आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, इजी लगते हैं, उनको नोट डाउन कीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी हो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स. थैंक यू. जय हिंद.